अथ समास प्रकरणम। ठीक है, समास म्हणजे काय? सम, अस और घय, ये तीन चीज़ें। सम इसमें उपसर्ग है, अस इसमें धातु है और घय इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो सम्यक, सम यानी सम्यक, सम्यक प्रकार से, अस यानी होना, ठीक है, और घय मतलब उसको रखने की भावना। तो ठीक प्रकार से जहाँ पे शब्दों का उपस्थापन किया जाता है, ऐसी जो प्रक्रिया है उसको समास कहेंगे। संधि और समास में भेद अपन देखें तो संधि को अपन सामान्यतः क्या समझते हैं कि दो वर्णों का परस्पर संयोग, शब्दों का, वर्णों का। हाँ, संधि में दो वर्णों का परस्पर अर्थ का है, अर्थ का है, और यहाँ पर दो शब्दों का है। अच्छा, संधि में दो वर्ण होते हैं, प्रति प्लस एक, तो ई और ए मिलाकर के यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? दो शब्द आपस में जुड़ करके समस्त पद। केवल शब्द जोड़ते हैं कि उसका अर्थ भी जोड़ते हैं? अर्थ तो अर्थ को प्राथमिकता हुई। हाँ, अर्थ जब शब्द जुड़ रहा है तो अर्थ तो आएगा। संधि में अपन अर्थ को नहीं देखते, वहाँ केवल वर्णों को देखा जाता है। तो ये समास और संधि में भेद हो गया। तो समास जो शब्द है, सम, अस और घय, ठीक प्रकार से शब्दों का उपस्थापन करना, ठीक प्रकार से शब्दों को रखना और दो से या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाना, ये जो प्रक्रिया है इसको समास कहेंगे। अब आगे होते हैं समास पंचधा, 5 प्रकार के समास होते हैं। सम सनम समास, मतलब सम्यक प्रकार से असनम यानी उपस्थापन करने को समास कहा जाता है। ठीक है, पहला समास अपना आता है केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, ये ऐसा समास जिसको किसी भी प्रकार की अलग से कोई संज्ञा नहीं दी गई, विशेष प्रकार से नहीं समझाया गया, विशेष प्रकार से उसके लिए कुछ उपस्थापना नहीं की गई, ऐसा जो समास है वो केवल समास। और ये पहला है क्योंकि सबसे सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो जो जिसकी कोई व्याख्या बनती नहीं है वो आखिर में वाले को लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि भाई जहाँ हम कुछ नहीं बोलना चाहते वो सबसे पहले पढ़ लो, जहाँ बोलना चाहते हैं वो हम आगे बताएंगे कहाँ कहाँ क्या बोलेंगे। ठीक है, तो केवल समास मतलब कि यहाँ पर जो सर्वसाधारण चीज़ें हैं वो सब केवल समास में, जो कारक से व्यतिरिक्त है, जिसमें कारक का कोई नियम नहीं लगेगा, जिसमें उपपद विभक्ति का कोई नियम नहीं लगेगा, जिसमें अन्य समासों के समान पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ये प्रधान वो प्रधान, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब प्रधान और सब अप्रधान है। किसी का कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। इस प्रकार का जो समास है अपना वो है केवल समास। केवल समास। ठीक, आगे अपन देखते हैं दूसरा, हमने अव्ययी भाव समास बोला, तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव इति द्वितीय, कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में मतलब जिस समस्त पद में जहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं वहाँ पर अगर पहले पद को प्रधानता अधिक है दूसरे की अपेक्षा, तो ऐसा जो समास होगा वो अव्ययी भाव कहलाएगा। जिसमें अब अव्ययी भाव कहाँ होगा? जहाँ पे पहला शब्द उपसर्ग होगा या फिर कोई अव्यय शब्द होगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये हमेशा नपुंसकलिंग में होगा, या आपको कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जो होगा उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसको प्राथमिकता भी होनी चाहिए और अव्ययी पद भी होना चाहिए। अव्यय तो होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन पहले पद की अधिक प्रधानता होगी तो नपुंसकलिंग में होगा ये अव्ययी भाव। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान, यहाँ पे देखो प्राय शब्द का क्यों प्रयोग किया है कि प्राय कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी दूसरे, जैसे हमने नदी बीच लगाया ना। हाँ, अब वैसे देखा है तो नदी में जो है उन्होंने तो बोला कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, बोले या तो उपसर्ग होना चाहिए या फिर अव्यय होना चाहिए। अब पंचगंगम में तो पहला शब्द जो है संख्यावाचक आ गया। अच्छा, लेकिन नियम इसलिए शब्द का प्रयोग, इसलिए प्रायः शब्द उन्होंने कहा है। प्रायः कहने के पीछे कारण ही यही है क्योंकि यदा कदा कुछ अलग नियम भी हो सकते हैं। क्योंकि जब ये पाणिनि जी ने लिखा तो पाणिनि जी ने क्या सोच के लिखा, बोले अभी तो जो संस्कृति हमारी है, अभी जो हमारा ज्ञान भंडार है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है जो चल रही है, आगे चल के विकास के लिए जगह छोड़ी है, विकास के लिए जगह छोड़ी, बोले आगे चल के इसमें संशोधन किया जा सके, इसलिए जरूरी। ये हमारी संस्कृति के अलावा कहीं संभव नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में क्या होता है, वार्तिक परंपरा है, कोई भी पीढ़ी पे विश्वास है। हाँ उनको पता है कि आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तभी तो हमारे यहाँ पे देखो ना, कोई भी ग्रंथ से लिखा जाता है बाद में उसमें वार्तिक होती है। वार्तिक का अगर अपन लक्षण देखें, वार्तिक किसे कहते हैं, तो वार्तिक कहते हैं कि उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिकम, कि गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि भाई मैंने ये लिखा है, अब इसको तुम वार्तिक करो। वार्तिक में क्या करो? उक्तम जो मैंने लिखा है उसकी व्याख्या करो, अनुक्तम जो मुझसे छूट गया है वो तुम मेंशन करो, और दुरुक्तम अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसको नोट डाउन करके दुनिया को बताओ कि भाई गुरु जी से गलती हुई है और ये मैंने सही किया है। ठीक है, ये जो परंपरा है ये सिर्फ संस्कृत के माध्यम से संभव है। बाकी और कोई गुरु ऐसा बोल नहीं सकता अपने शिष्य को कि भाई मैंने गलत लिखा तो सही है। तो ये हमारे वार्तिक की परंपरा तो क्या है, तो इसमें देखो प्रायण का मतलब आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ अनुसंधान की, इसमें संशोधन की जो उन्होंने जगह रखी है। उत्तर पदार्थ प्रधान सत्पुरुष समास है, जिसमें उत्तर मतलब दूसरे पद का की प्रधानता होती है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको पद प्रधान नहीं दिख रहा है, पदार्थ प्रधान कहा है। पदार्थ, ठीक है, जहाँ पर पहले पद के अर्थ की प्रधानता है,
जहाँ पे दूसरे पद के अर्थ की अर्थ को प्राथमिकता है, शब्द की प्राथमिकता। शब्द सिर्फ क्या है कि दो मिल करके कोई तीसरे अर्थ को देंगे, समस्त रूप बनाएंगे। वो शब्दों की प्रक्रिया खत्म। वहाँ प्रधानता किसकी? पदार्थ, अर्थ को प्रधानता है, शब्द को नहीं है। क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ शक्ति प्रधान होती है, शिव प्रधान नहीं है। हकीकत है। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है? शब्द की शक्ति को, मतलब अर्थ रूपी शक्ति को उन्होंने प्रधानता बताई। ठीक है, ये अब इसमें तत्पुरुष का भेद उन्होंने बताया कि कर्मधारय और द्विगु, ये दो प्रकार जो है तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्ट तत्पुरुष के अंदर जो आता है वो है कर्मधारय, और कर्मधारय के अंदर जो आता है वो होता है द्विगु। ठीक है, कर्मधारय किसे कहेंगे? जहाँ पर विशेषण विशेष्य होगा उसको कर्मधारय कह देंगे, और जहाँ पे संख्या पूर्व द्विगु, जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होगा और प्रधानता दूसरे पद की होगी। सूत्र समझने की ये है, उन्होंने बोला संख्या पूर्वे जीवो, जहाँ पे पूर्व में संख्या हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि संख्या को प्रधानता हो। प्रधानता किसको होगी? क्योंकि तत्पुरुष में इसलिए द्वितीय पद को ही होगी, उत्तर पद को पद ही प्रधान है, लेकिन समझने के लिए संख्या पूर्व में रखी जाए तो जीवो आ गया। ठीक है, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहिश्च चतुर्थः, और जिसमें अन्य पदार्थ तीसरा कोई अर्थ, पद छोड़ के तीसरा कोई अर्थ प्रधान हो, या मतलब दोनों मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो, ऐसा जहाँ पर होगा तो बहुव्रीहि समास। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है? दोनों चीजें वहाँ पे समान होगी, पहला भी प्रधान होगा और दूसरा भी प्रधान होगा। ऐसी स्थिति में द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे 5 प्रकार के समास में होता है। केवल आणि एक दोन उदाहरण। आता केवल समास, केवल समासमध्ये आपण काय हे केलं आहे? पूर्वभूत, जो अपना उदाहरण था ते समर्थ पदविधी पण सांगावं लागेल का? ते महत्त्वाचं सूत्र आहे। समर्थ पदविधि क्या है? पद संबंधी यो विधि सा समर्थाश्रितो बोध्य, कि ये जो है परिभाषा सूत्र है, ये बताता है कि समास कहाँ होता है, कैसे होता है। तो बोले कि जो सामर्थ्य है, पद का जो सामर्थ्य की विधि है वो कैसा है? वो संयुक्त में होकर के है। पद संबंधी यो विधि, पद के संबंध में जो कार्य, विधि यानी जो कार्य किया जाता है, वह समर्थाश्रितो बोध्य, वो ऐसे ही शब्दों के साथ, ऐसे ही पदों के साथ किया जाएगा जो क्या होगा कि जो सामर्थ्यवान हो। निरर्थक शब्द लेकर के आप समास नहीं बना सकते। इनका मुख्य उद्देश्य है कि शब्दों को बोले, अपन ने तो बोल दिया कि समास में क्या होगा? बोले दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाना है तो वो समास हो जाएगा। तो आप कुछ भी उत्पटांग मिला करके नहीं बना सकते। दोनों शब्दांना अर्थ पाहिजे, दोनों शब्द अर्थ वाले होने चाहिए और एक दूसरे से रिलेट करने होने चाहिए। जैसे अपन ने अभी बनाया पानी पादव, है ना, पानीच्या पादवच्या ती पाणी पादव। ठीक है, हाथ और पानी, तो लेकिन हाथ और सिर ऐसा कोई शब्द बनाया अपन तो देखा जाए तो है ना, अंग दो हाथ भी अंग है, सिर भी अंग है। हाथ और सिर को साथ में नहीं लगा सकते, हाथ और नाक को साथ में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो दोनों शब्द क्या है? एक दूसरे को रिलेट करने वाले होने चाहिए, और उस पहला जो शब्द है वो दूसरे शब्द के लिए, दूसरा शब्द पहले शब्द के लिए अपने अपने अर्थों को उत्कर्ष देने वाला, अपने अपने अर्थों को बढ़ा करके बताने वाला, स्पष्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो योग्य और योग्य और संबंधित, दो चीजें, दोनों चीजें, योग्य भी होना, संबंधित भी होना, क्योंकि संबंधित नहीं होगा तो उसको अर्थ तो समास तो बन जाएगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। और समास किया क्यों जाता है? संस्कृत, क्योंकि समास आपको और किसी भाषा में नहीं मिलेगा। जो भारतीय भाषा या संस्कृत से निकली हुई जो भाषा है डायरेक्ट, उसी में समास है। क्यों है? क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है और जो इनकी कहने की, लिखने की, बोलने की जो पद्धत है वो सूत्र शैली में है। सूत्र शैली में, ठीक है, वो करते क्या है कि जितना कम हो सके उतने कम शब्दों में उतना अधिक बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये उसकी प्रक्रिया है कि जहाँ बोलते हैं कि ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, अरे संकीर्णता। बस ये वही एक उसमें ये भी है कि कहते हैं कि समास को बुद्धि लक्षण है। समास और बुद्धि लक्षण बराबर, यानी बुद्धिवान जो भाषा है उनमें ही समास में आएगा, आएगा। जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें समास आएगा। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे कारण, क्योंकि क्या होता है कि दो शब्द ऐसे ढूंढना जो एक दूसरे के पूरक हों, एक तो उसमें बुद्धि चाहिए। उन दोनों को यथोचित किसको पहले किसको बाद में रखना है, वहाँ बुद्धि चाहिए। और उसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग किस वाक्य में किया जाए कि वो अपना अर्थ ना छोड़े, तो वहाँ भी बुद्धि लगती है। उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धिमान लोग संस्कृत पढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना समर्थ पदविधि। इसी प्रकार अब जो अपना केवल समास था, केवल समास में अपन ने पूर्व भूतपूर्व ये जो शब्द अपन ने लिया है, तो भूतपूर्व को अपन सीधे से विग्रह जब अपन करेंगे, तो किसी भी समास का जब अपन विग्रह करेंगे तो हमें सिर्फ क्या होना चाहिए? हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। वो जो शब्द आ रहा है, जिस शब्द में हम उसका विग्रह करने जा रहे हैं, ते सहसुपाचं उदाहरण आहे ना, सहसुपा। सहसुपा का मतलब है कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति लगानी, वो उदाहरण ते त्याचंच आहे ना, भूतपूर्व। हाँ, सहसुपा हर एक उसके साथ लगेगा।
सहसुपा केवल भूत नाही आता याच्यामध्ये दिलं आहे मला वाटते उन्होंने समझाने के लिए दिया हाँ। क्योंकि इजी है ना, हाँ। इजी समझ में आता हाँ। है। इसी चीज को बहुरी समाज में समझ में जाएंगे कारण हे सूत्र मग हेच उदाहरण आले ना की मग तेच लिहावं लागतात म्हणून मग लक्षात ठेवण्यासाठी हाँ। तो भूतपूर्व उदाहरण अगर आया तो उसमें दोनों सूत्र भी लगा सकते हैं। समर्थक पदविधि हर समाज में लगता है, सहसुपा भी हर समाज में लगता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसलिए दिया ताकि ये समझ में जल्दी आता है। कैसे समझ में आता है? जैसे भूतपूर्व शब्द रहा, इसका अपन मीनिंग करेंगे तो मीनिंग क्या होता है? जो पहले घटित हुआ है। ठीक है, तो हमने भूत और पूर्व दो अलग अलग शब्द हो गए। व्याख्या करते समय, अर्थ समझते समय हमने पूर्व शब्द को पहले लिया, तो हम जब लौकिक विग्रह करेंगे तो लिख देंगे पूर्वम। भूत को अपन ने बाद में लिया तो लिख देंगे भूतः, तो पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वम, ये हो गया विग्रह। कोई समस्या नहीं। केवल समास में वही चीज़ होता है, जो मीनिंग निकल रहा है उसको शब्दों को तोड़ना मरोड़ना कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं करना है, समाहार संख्या कुछ नहीं लगानी। जो शब्द हैं एज इट इज उन शब्दों को आगे पीछे कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो वो केवल समास का विग्रह हो जाएगा। बस उतना ही है। अव्ययभाव एकदम उदाहरण हाँ, जैसे अव्यय भाव, पहले ही सूत्र इसका आता है अव्ययी भाव। हाँ, अधिकारो एवं प्राप्त तत्पुरुषार्थ। अब ये जो है ये अपन जो पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। अष्टाध्यायी में जहाँ पर तत्पुरुष शब्द, तत्पुरुष समाज जहाँ से शुरू होगा उसके पहले तक अव्ययी भाव इस सूत्र का अधिकार चलेगा। मतलब वहाँ तक के जितने उदाहरण हैं, हर उदाहरण में क्या क्या देखा जाएगा? अव्यय भाव समास के उदाहरण, वहाँ पे अव्यय भाव समास के सूत्र वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हो गया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन, तो अब उसमें जो ये अव्यय भाव समास है वहाँ पे प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिस शब्द को, प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिस शब्द को निर्दिष्ट किया गया है, जिसको बताया गया है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा होती है मतलब उसको व्याख्यायित किया जाता है। अब उपसर्जनम पूर्वम, और उसको उपसर्जन, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसको पहले रखा जाता है। ठीक है, अब उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया यहाँ पे अधिहरि। क्या समझाया है? अधिहरि। अधि का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और हरि मतलब हरि। तो अधिहरि यहाँ पे अगर इसको विग्रह करेंगे तो इसका रूप बनेगा हरौ। हरि शब्द की अधि यानी ऊपर होता है ना, मेपे पर। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति में हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी? हरौ। हरौ इति अधिहरि। वहाँ हरौ जो शब्द है वहाँ पे सप्तमी न लगा करके उन्होंने उसके लिए क्या कर दिया? यहाँ पर एक उपसर्ग लगा दिया, अधि नामक उपसर्ग लगा दिया। तो जिसका अब इस विभक्ति को समझने के लिए, विभक्ति को निर्दिष्ट करने के लिए जिस शब्द को हमने लगाया, ठीक है, उसको क्या करेंगे? उसको उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी सूत्र बोलता है उपसर्जनम पूर्वम, उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए हो गया अधिहरि। नहीं तो केवल हरौ लिखने से भी वो काम चलता है, इस न्याय से वो अधिहरि हो गया। अधिहरि हो गया। वो अधि को पहले लाने के पीछे कारण क्या है? उपसर्जनम पूर्वम, ये सूत्र ने बोला। हे पण महत्त्वाचं सूत्र आहे, हे पण महत्त्वाचं सूत्र आहे। उपसर्जनम पूर्वम। ठीक, अगला आता है अव्ययी भावश्च। यहाँ अधि का मतलब क्या है? यहाँ अधि मतलब ऊपर, हरि पर, यानी स्थान दिखाते हैं। हाँ, स्थानवाचक है वो। यहाँ पे देखो ना, हरौ इति लिखा है, हरौ मतलब हरि पर। तो हरौ में से क्या किया उन्होंने? सप्तमी विभक्ति हटा दी। तो सप्तमी विभक्ति हटाई तो सप्तमी का अर्थ कहाँ से आएगा? हरौ शब्द में हरि पर, ऐसा जो शब्द है, हरि में हरि पर, ठीक है, मेपे पर। तो ये मेपे पर की जो विभक्ति का जो अर्थ था, अब इसमें से अगर औ हटा देंगे, हरि बचेगा, तो औ का अर्थ कहाँ से लाएंगे? तो वो अर्थ लाने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पे अधि नामक उपसर्ग लगा दिया, मतलब हरि पर। ठीक है, अब यहाँ पे में पे पर तीनों अर्थ है। ठीक है, हरि में विश्वास करता है तो अधिहरि विश्वसीति, तो हरि पर विश्वास करता है, हरौ विश्वसीति अथवा अधिहरि विश्वसीति। और हरि